प्रोजेनी के एक्चुअली आज हम कुछ एक कॉम्बिनेशंस और बात करेंगे उसमें मेनली ट्विंस की जो बर्थ होती है, एक नंबर ऑफ चाइल्ड कैसे हम देखते हैं, और जेंडर से रिलेटेड भी एक दो कॉम्बिनेशंस, और कब चाइल्ड बर्थ नहीं होती, चाइल्डलेसनेस, इससे रिलेटेड कुछ कॉम्बिनेशंस बच गए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी तो सभी रिलेटेड टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बाकी जो बचे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले ट्विंस से रिलेटेड बात करेंगे। तो ट्विंस का क्या है, बेसिकली जो भी एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं उससे ज़्यादा ये आप हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, जिसको हम देश काल पात्र बोलते हैं। जनरली ट्विंस उन्हीं के होते हैं जिनमें ये पहले से ही होती है। एक फैमिली के अंदर यदि होते हैं तो उसमें आगे लीनिएज में कभी भी सेकंड पीढ़ी थर्ड पीढ़ी में बेटी के बेटे के किसी के भी ट्विंस होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो एस्ट्रोलॉजी में इसको आप ये मानकर चलें कि हम इसे देश काल पात्र के बेसिस पर जरूर देखेंगे। जब भी किसी भी नेटिव की कुंडली हमारे पास आती है तो उससे हम ये पूछेंगे कि ऐसी कोई हिस्ट्री तो नहीं है आपके यहाँ पर। ओनली केवल ऑन द बेसिस ऑफ ए पर्टिकुलर चार्ट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ट्विंस चाइल्ड होंगे। हाँ, चाइल्ड हो गए हैं तो उसको जस्टिफाई हम कर सकते हैं ऑपरेशन से कि इस वजह से हुए होंगे, उस वजह से हुए होंगे, ऑल दो देयर आर कॉम्बिनेशंस। मगर ट्विंस के केस में जो सबसे सटीक बात बैठती है वो यही बैठती है कि आप उस नेटिव से बैकग्राउंड ले लें। तो जब भी कोई भी प्रेडिक्शन हम देते हैं तो प्रेडिक्शन में ऑलवेज बैकग्राउंड लेना जरूरी होता है, जिसे हम देश काल पात्र बोलते हैं। ये इसेंशियल पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का कि हम उस पर्सन से पूछें, आपको कोई भी आता है कि भाई कैसी मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजरियन होगा, आप पूछिए कि आपकी पास हिस्ट्री कैसी है, आपकी सिस्टर के कैसे हुआ है, मदर के कैसे हुआ है, इस तरीके से। क्योंकि जो बायोलॉजिकल जो कंसेप्ट है वो तो आपका रहेगा ही अपनी जगह पे। वैसे उसको D12 चार्ट से भी देख सकते हैं। D12 चार्ट से हमें पता चल जाता है कि हमारे लाइफ के अंदर हमारी जो पुरानी पीढ़ी है उसके करेक्टर किस हद तक आए हुए हैं। मगर फिर भी मैं बताऊंगा कि इस पर कई बुक्स भी लिखी हुई हैं ट्विंस पर, मगर वो बहुत ज़्यादा सटीक कोई भी कॉम्बिनेशंस नहीं है। उनमें से मैं कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करूंगा जो जनरली एक्सेप्टेड कॉम्बिनेशन है। नहीं, बुक की बुक लिखी हुई है वो एक पार्शियली एप्लीकेबल होती है। एस्ट्रोलॉजी में हर चीज़ का आंसर एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में कई चीज़ों को एक लाइन या एक श्लोक लिख के छोड़ दिया गया है, तो उसका बैकग्राउंड हमें उतना ज़्यादा मालूम नहीं है। तो आज की मॉडर्न टाइम पर जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास उतना दिमाग नहीं है कि उन चीज़ों को हम डिकोड कर सकें। क्योंकि आप ये देखिए, मैं एक वैसे ही एक छोटा सा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज प्रोजेनी की हमारी लास्ट क्लास है तो मैं 4-5 मिनट वैसे ही आपसे बात करना चाहूँगा इससे रिलेटेड। आप सब लोग हैं, हम सब एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं सभी एस्ट्रोलॉजर्स के मन में एक शंका या डाउट होता है, एक वो होता है कि कहीं ये एस्ट्रोलॉजी लग भी पाती है, नहीं लग पाती है, जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। और आम पब्लिक के माइंड में तो है ही कि एस्ट्रोलॉजर्स जो एस्ट्रोलॉजी है ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसको जब तक बहुत कष्ट नहीं होता वो हमारे पास आता नहीं है। रीज़न बिहाइंड दैट, उसका रीज़न क्या है कि हम लोग उन एरियो में घुसने की कोशिश करते हैं जिन एरियो की हमें जानकारी नहीं है। हम प्रेडिक्शन देने लग जाते हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच में कौन विन करेगा। एस्ट्रोलॉजी में कोई तरीका नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान कौन विन करेगा, इलेक्शन कौन विन करेगा, ये कैंडिडेट जीतेगा हारेगा। देयर इज नो वे कि आप इन चीज़ों को बता सकें, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने के लिए जो चक्रास हुआ करते थे वो पुरानी पीढ़ी के साथ चले गए। आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, और हम बड़े बड़े ट्रीटमेंट बता देते हैं और उनके दावे करते हैं। आप बताइए, मगर दावा ये मत करिए कि शर्तिया हो जाएगा, करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। आप बताइए जो भी रेमेडीज बता रहे हो, पर जब हम ऐसे दावे करते हैं उस पर्सन के साथ ऐसा होता नहीं है। फिर वो हमें कोई यूट्यूबर्स आके गाली देते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को, सोसाइटी के लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स को कुछ आता नहीं है। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी तो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी का कोई तोड़ नहीं है, उसमें कोई बात गलत नहीं है, मगर एस्ट्रोलॉजर साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजर्स को इसकी जानकारी नहीं है, 5% भी जानकारी नहीं है। हम जब प्रेडिक्शन देने बैठ जाते हैं, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की ABCD नहीं आती वो भी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आज की डेट के अंदर। तो जो लोग जिन्हें ABCD नहीं आती वो हमें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। जिन्हें पता ही नहीं है एस्ट्रोलॉजी क्या होती है वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाने के लिए, क्योंकि जब मैं एक एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो मैं किसी भी बुक को पढ़ने से पहले मेरा उस पर विश्वास होना चाहिए। मैं बगैर विश्वास के यदि पढ़ रहा हूँ तो कोई यूज़ नहीं है उसका एस्ट्रोलॉजी के अंदर घुसने का। उसका क्या आधारशिला है, देखिए
आज साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, हम कहते हैं कि हम स्पेस में जाकर रहने लग गए हैं, मगर वो जो पाराशर जी ने अपनी बुक के अंदर लिख दिया था, उन चीज़ों को आज की साइंस भी नहीं बदल पाई। आप एज्यूम करिए, हम लोग आज के टाइम पर यदि स्काई की तरफ देखें, हमें ग्रह दिखाई नहीं दे सकते, बुध हमें दिखाई नहीं देगा, शनि हमें दिखाई नहीं देगा, और ये तो इम्पॉसिबल है कि हम बगैर किसी इक्विपमेंट पे डिसाइड कर लें कि शनि 2.5 साल में एक पूरा चक्कर लगा लेता है सूर्य के पास। उन लोगों के पास वो विजन था, दूरदृष्टि थी। कैसे थी आप सोचिए जरा 1 मिनट के लिए, आपको अपना पता चल जाएगा कि जो वो लोग थे वो उनके पास विजन था, गॉड गिफ्टेड पावर थी। हम डिसाइड ही नहीं कर सकते सूर्य के अराउंड कितने प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। आप कितना ही स्काई देख लीजिए, जिंदगी भर आपको एक भी प्लेनेट का पता नहीं चलेगा, वक्री हो रहा है, सीधा हो रहा है। ये नेकेड आई से उन्होंने कैसे देखा होगा, आप ये सोचिए जरा। तो वो उन्होंने देखा नहीं, उनके ऊपर गॉड गिफ्टेड पावर थी। और जिन लोगों को इतनी बड़ी पावर थी कि जो वो चीज़ 5,000 साल पहले पाराशर ऋषि पैदा हुए थे, जिन्होंने ये लिखी है बृहद पाराशर उग्रशास्त्र, तो 5,000 साल पहले वो आपको ये चीज़ बता गए कि बुध उसके सबसे नज़दीक होता है, उसके बाद उसके शुक्र होता है, और वो इस गति से रिवॉल्व करते हैं, इतने दिन के बाद वो वक्री होता है, इतने दिन वक्री रहेगा, और उतने दिन वो कैसे किया होगा आप सोचिए ज़रा। कितनी रेडियस है, किस ऑर्बिट के अंदर वो घूम रहे हैं। उनके पास ना कोई मेजरमेंट के तरीके थे, ना उन्हें वो प्लेनेट दिखाई देते थे, उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी, और उन्होंने वो सारी एस्ट्रोलॉजी बना दी, सारे प्लेनेट बना दिए, और आपकी आज तक की साइंस उसमें आयोटा भी चेंज नहीं कर पाई। जो उन्होंने कह दिया वही है कि बुध सबसे नज़दीक है, मरकरी इतने दिन में रिवॉल्व करता है। आज भी आप वही मान के चलते हैं कि मरकरी इतने दिन में सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, या आपका मून अर्थ के अराउंड इतने दिन में रिवॉल्व करता है। और जबकि प्रैक्टिकलिटी ये है, इन टूडेज टाइम आप खुद अपने आप में ऊपर स्काई में जाकर 15 दिन देख लीजिए, आपको एक भी प्लेनेट का पता चल जाए, कुछ भी पता नहीं चल सकता। रिवॉल्व कितने दिन में करता है तो बहुत दूर की बात है, कितनी डिस्टेंस पे है ये बहुत दूर की बात है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में दिख ही नहीं सकती। मगर उन्होंने वो नेकेड आई से देखा था। कौन देख सकता है इसे? कोई नॉर्मल पर्सन तो देख नहीं सकता। जिसने नेकेड आई से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लिया, तो वो तो एक उसके अंदर एक्सेप्शनल पावर थी, तो वो सारे कॉम्बिनेशन लिख कर गए। मगर उसमें थी क्या कि वो जो कॉम्बिनेशन उन्होंने लिखे, उनके पीछे की कहानी उन्होंने नहीं लिखी। उस टाइम पर उनके अंदर इतनी बुद्धि थी, वो कहते थे कि सूर्य शुक्र 12 साइन के अंदर एक्सोल्टेड होता है। अब 12 साइन के अंदर एक्सोल्टेड बता दिया, उसके पीछे की हिस्ट्री उन्होंने नहीं बताई। वो अब हम डिकोड करते रहते हैं अपने अपने तरीके से, मगर वो नहीं बता के गए। उन्होंने कहा ये मंगल अशुभ ग्रह होता है। अब अशुभ क्यों होता है ये उन्होंने कुछ खास एक्सप्लेन नहीं किया कि मंगल अशुभ क्यों होता है, बता दिया, उसे हम भी अशुभ मानकर चल रहे हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अपनी ओपिनियन दे दें कि आदमी बहुत गंदा है, मगर जरूरी नहीं है वो गंदा है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अच्छा भी हो सकता है। और जब हम किसी के बारे में ओपिनियन बनाते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। यहाँ पर बैकग्राउंड मिसिंग है, और इसलिए हम लोगों की जानकारी उस लेवल तक कभी पहुँच ही नहीं सकती कि हम उसमें 100% चीज़ों को जान पाएँ। अब जब हमारी अधूरी जानकारी रहती है, हमने पूरा अध्ययन नहीं किया होता, चीज़ों को ठीक से पढ़ा नहीं होता, लिखा नहीं होता, और हम लोगों को प्रेडिक्शन उस तरीके से देने लग जाते हैं कि हम खुद भगवान हैं, कि मैं जो कह रहा हूँ ये तो पक्का होना ही है, और ये तो चौथे भाव के अंदर शुक्र बैठेगा तो ऐसा करेगा ही। वहाँ आप ये शब्द जहाँ आपने बोल दिए, इसका मतलब आपको एस्ट्रोलॉजी की जानकारी नहीं है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर एरोगेंट और सर्टेन नहीं हो सकता। आप जब सर्टेनिटी बोलते हो तो यू आर नॉट ए एस्ट्रोलॉजर, आप भगवान की तरह एक्ट कर रहे हो। जब आप अनसर्टेनिटी रखते हो उसके अंदर कि भाई ऐसी संभावना है, ये कॉम्बिनेशंस नजर आ रहे हैं, और उन एरियो में नहीं घुसते हो, किन एरियो में, मैच कौन जीतेगा, फलाना क्या होगा, चुनाव कौन जीतेगा। अब देखिए इनमें बेइज्जती होती है, टीवी में बिठाकर वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर आते हैं, कोई 400 सीट क्लेम कर रहा है, कोई 450 सीट क्लेम कर रहा है, कोई 350 सीट, उनके पास कोई उसका बैकग्राउंड नहीं है। वो किस बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं? जो दिमाग में आया, टीवी में जो न्यूज़ चैनल्स को देखा, उसके बेसिस पे वो प्रेडिक्शन देना शुरू कर देते हैं, और प्रेडिक्शन में हम आप जैसे लोग मानने लगते हैं। और इसके बाद जो लोग बिलीव नहीं करते हैं वो हम आप लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, दिखाते हैं, देखो ये आप लोग क्या बोल रहे हो, इंडिया जीतेगा, ये तो इंडिया हार गया। तो उन एरियो में आप सभी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है एक्चुअली
कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है, और ये मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग है, मेरा मेन काम है एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो ये चीज़ें हैं, गलत चीज़ें उनसे दूर जाना। इसलिए मैं कभी रेमेडीज़ की बात नहीं करता। कभी भी आपने देखा होगा कि मैं रेमेडीज़ लेके बता दूं, कुछ उपाय बताने लग जाऊं। उसका रीज़न है कि जिन चीज़ों का कोई आधार नहीं है, क्लासिकल कोई बेस नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर हमें जाना नहीं। तो ऐसे ही मुंडन के बारे में हमें कभी भी वो नहीं करनी। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि एस्ट्रोलॉजी नहीं है, मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया वो उससे पूछ लेना, वो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा कि ये 5000 साल पहले पाराशर ऋषि को कैसे पता चल गया कि शुक्र इतने दिन में घूमता है, शनि इतने में घूमता है, उसके ऊपर रिंग है। क्या ऐसे रिंग दिखाई देती है क्या शनि के ऊपर? नेकेड आई से हमें रिंग दिखाई देती है? या कौन सा प्लेनेट कितने दिन में कंप्लीट करता है, उसका क्या ऑर्बिट है, क्या रेडियस है, वो सब वो कैसे लेके अपनी बुक में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, पढ़ा लीजिए उन्हें। नक्षत्र हैं 27 नक्षत्र हैं, आपको कैसे पता चला? आंखों से हमें कैसे दिखेगा 27 नक्षत्र हैं? और वो बदल नहीं पाई कोई भी साइंस आज तक। तो ये आप उसको, कोई भी व्यक्ति जब हमसे बात करता है वो कहता है एस्ट्रोलॉजी नहीं है, आप 5 मिनट में उनसे इन प्रश्नों को पूछिए, वो अपने आप में अचंभित होगा और वो हमारे ऊपर बिलीव करेगा। और हमें भी इसलिए बिलीव करना बहुत ज़रूरी है जब हम किसी भी चीज़ पर काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास ये क्वेश्चन अपने ग्रुप में भी आते रहते हैं बार बार। सब लोग पूछते हैं कि नहीं एस्ट्रोलॉजी होती है क्या जी, हम कर तो रहे हैं मगर ये कुछ इससे रिजल्ट निकलते हैं क्या? देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो रिजल्ट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब एस्ट्रोलॉजी को गलत नहीं कह सकता। मेरी जानकारी में कमी है, मुझे अपनी जानकारी को थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है और अध्ययन करने की ज़रूरत है। और अध्ययन का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी बुक मैंने उठा ली। अब एक दूसरी चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये बहुत पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। ये आज की डेट में जो भी मार्केटिंग आपको करता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो महात्मा हो, चाहे साधु हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, आप ये यकीन मान लीजिए उसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। जितने भी मार्केटर्स आपको नजर आ रहे हैं, जिनकी बुक्स बिकती हैं, जिनमें 4 सूत्र लिख के वो पूरी बुक बना लेते हैं, एक कुंडली उठाते हैं, एक कुंडली के ऊपर जो कॉम्बिनेशंस लग रहे हैं, सॉरी, एक कुंडली उठाते हैं, उसमें एक कॉम्बिनेशन बन गया, वो उसे सूत्र बना देते हैं। इंदिरा गांधी की कुंडली में देखा कि शनि ने एक पर्टिकुलर ट्रांजिट किया, उस ट्रांजिट में उसकी डेथ होगी, तो वो उसको सूत्र बना के आपको भेज देंगे, बुक के अंदर सूत्र लिख देंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसमें ऐसे एरिया में था और फिर मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल गया। मैं 63 हाउसेज की कहानी आपको बताता हूँ। इनिशियली 3, 6, 11 में मेलिफिक प्लेनेट आपके गुड रिजल्ट देते हैं। इसमें मेरी रिसर्च है, जो किसी एक राइटर ने उसको अपनी बुक के अंदर डाल दिया, और ये रिसर्च है ट्रांजिट की। अभी हम ट्रांजिट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको 3, 6, 11 के अंदर मेलिफिक प्लेनेट ट्रांजिट में अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसको पाराशर जी ने लिखा, वो उसके अंदर उसको अंडरस्टैंडिंग ये है कि 3, 6, 11 में मेलिफिक प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं, और इसके बेसिस पर अपनी पूरी उन्होंने 10 कुंडलियों पर उसको लगा के बता दिया। मैं आपको जो कॉम्बिनेशन 10 कुंडलियों पर लगा के बता सकता हूँ। मैं कुछ भी बोल दूं कि सूर्य 5वें भाव में या 6ठे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो ऐसे 10 लोगों की कुंडली अवेलेबल होगी आपके पास, जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य 6ठे भाव में और उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हुई होगी, और उसे मैं आपको सूत्र बनाकर भेज दूं और बता दूं, तो वो सही बात नहीं है। तो हमें क्या है कि क्लासिक्स पर ही ज़्यादा टिकना है। जो बाकी जो ऑथर्स हैं वो जो लिख रहे हैं उनमें आप देखिए कि कुछ क्लासिक से कोई मिलता जुलता यदि कॉम्बिनेशन बनता है तो ठीक है, नहीं किसी की बातों पर बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, मॉडर्न टाइम में कोई किसी को भी भगवान ने पावर नहीं दी कि वो अपने सूत्र बना सके। सब रोजी रोटी कमा रहे हैं, सब अपनी बुक्स बेचने के चक्कर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने कुछ एक बातें बताई हैं जिनकी शायद ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मुझे लगा कि मैं सबको बता दूं, जिससे कि हो सकता है कि कुछ एनलाइटमेंट हो या फिर कुछ फ़ायदा हो, या हो सकता है आपको ऐसे ही लगी हो। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज लास्ट क्लास है हमारी प्रोजेनी की, तो मैंने कि ये चीज़ें मैं आपको 5-10 मिनट बता देता हूँ। नाउ अभी क्लास हम शुरू करते हैं, देन विल डिस्कस एंड में। जो थोड़े बहुत जो 2-4 टॉपिक हैं वो मैं कंप्लीट करूँगा पहले। एक तो ये आपका इंडिकेटर ऑफ द ट्विन बर्थ, इसके बड़े सिंपल से कॉम्बिनेशंस हैं। और कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मरकरी का जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
मरकरी एक्चुअली ड्यूलिटी को सिंबलाइज करता है। आप ध्यान से देखिए, मरकरी के जो दोनों साइन है 3 और 6, वो भी डुअल साइन है। ऑल्दो जुपिटर के भी साइन डुअल साइन है, मगर जुपिटर एक्चुअली क्या है कि आपका मेल प्लेनेट है जुपिटर। तो मरकरी का जो इन्फ्लुएंस है, मरकरी ड्यूलिटी को सिंबलाइज करता है। ये इसका केपी में इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन है ट्विंस बर्थ के, क्योंकि ये केपी बनी इसी पे बेस थी, तो केपी में ज़्यादा रिसर्च है। वैदिक में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसके अवेलेबल नहीं है। मगर यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मरकरी सिंबलाइज ड्यूलिटी, इसकी एसोसिएशन किसी भी तरीके से हो जाए विद द 5th हाउस और 5th लॉर्ड, तो वो मल्टीपल मतलब 2 या 3 बच्चों को एक साथ बर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ट्विंस भी हो सकते हैं और 3 और 4 भी हो सकते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं। तो मरकरी का यदि 5th हाउस और 5th लॉर्ड से किसी भी तरीके का लिंकअप हो जाए आपका, लाइक ऐसे भी लिंक हो जाए कि मरकरी 5th हाउस में जाकर बैठ जाए, मरकरी 5th लॉर्ड हो जाए, मरकरी 5th लॉर्ड के साथ कंजक्टेड हो जाए, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये यदि D1 में नहीं है तो आप नवांश में ज़रूर देखिएगा। तो आपका ट्विंस के केस में मेरे पास अभी कोई एक कुंडली मिली नहीं, मैं इसलिए प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा। मैंने काफ़ी सर्च की तो ट्विंस की कुंडली है मेरे पास, पर वो राइट नाउ मैं सर्च नहीं कर पाया, उनमें मैंने देखी तो कोई मुझे मिली नहीं। तो मैं बाद में कभी देख के आपको प्रैक्टिकली भी बता दूंगा। अब दूसरा यहाँ पे रोल होता है रेट्रोग्रेड प्लेनेट का। तो जुपिटर रेट्रोगेशन का मैंने आपको एक कॉम्बिनेशन बताया था कि जुपिटर रेट्रोगेशन में एक खास बात होती है, वो अनडिजायर्ड चाइल्ड देता है। अनडिजायर्ड का मतलब उस टाइम पर चाइल्ड बर्थ देता है जब कोई भी पर्सन चाइल्ड बर्थ को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, उसको उम्मीद नहीं होती कि अब चाइल्ड बर्थ होगी। तो वो ऐसे ही रेट्रोग्रेड प्लेनेट यहाँ पर इसको भी एम्पलीफाई कर देता है। जब जिसके अंदर रेट्रोग्रेड जुपिटर पर्टिकुलरली हो उस कुंडली के अंदर, तो वहाँ पर भी आपका जुपिटर मल्टीपल मतलब ट्विंस और या उससे ज़्यादा बच्चे दे सकता है। फराह खान की जो एक कुंडली है उसको मैंने एनालिसिस किया था, मगर मुझे अभी उसकी बर्थ डिटेल मिली नहीं। उसके 3 चाइल्ड हैं एक साथ, तो वो उसके अंदर उसकी कुंडली के अंदर भी रेट्रोग्रेड जुपिटर है। वो यदि मिलेगी तो मैं शेयर करूंगा, अभी वो मुझे मिल नहीं पाया उसका एक्यूरेट। फर्दर देखिए, डुअल साइन जो होते हैं आपके द्विस्वभाव राशियाँ, यदि आपके 5th हाउस के अंदर या 5th लॉर्ड द्विस्वभाव राशि के अंदर चला जाए, 5th लॉर्ड चला जाए या 5th हाउस के अंदर द्विस्वभाव राशि हो, प्रेजेंट ऑफ डुअल साइन। द्विस्वभाव राशि होती है 3, 6, 9, 12, जो भी मरकरी की राशि है और आपके बृहस्पति की राशि है, उन्हें द्विस्वभाव राशियां बोलते हैं। यदि वो 5वें आपके भाव के अंदर है। सर बीच बीच में आवाज जा रही है। आवाज जा रही है क्या? नेटवर्क की सर आपका हाँ जी आवाज जा रही है। आपका नेटवर्क कम। 1 मिनट में देखता हूँ नेटवर्क, 1 सेकंड। एक बार ऑन ऑफ कर ले। हाँ 1 मिनट देखता हूँ। अब आवाज आ रही है आपको मेरी क्लियर? जी सर, आ रही है सर। हाँ देखते हैं। चलिए, मुझे लगता है कल से नेटवर्क में प्रॉब्लम है, कल भी हो रही थी, अब मैं कल देखूंगा। अभी चलो देखते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ डुअल साइन जो होता है, यदि आपका 5th हाउस के अंदर डुअल साइन हो या द्विस्वभाव राशि हो या 5th लॉर्ड द्विस्वभाव राशि के अंदर चला गया हो, तो ये भी इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं। और इसमें आप जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ये आपने D1 और D9 दोनों चार्ट में देखना है। D9 चार्ट में भी ये पॉसिबिलिटी होगी। तो जिनके ट्विंस होते हैं तो वो उनके चार्ट के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि आपका मरकरी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए 5th हाउस या 5th लॉर्ड के साथ किसी भी तरीके से। वो D1 में नहीं है तो D9 में होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो 5th हाउस या 5th लॉर्ड का द्विस्वभाव राशियों से लिंक होना चाहिए, मतलब 5th हाउस के अंदर आपकी द्विस्वभाव राशि हो या 5th लॉर्ड भी
द्विस्वभाव राशियों के अंदर जाकर बैठा हो। इसमें नक्षत्रास का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है काफ़ी ज़्यादा केसेस में। दो पर्टिकुलर नक्षत्र हैं, एक अश्विनी नक्षत्र है और एक विशाखा नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र आपका केतु का है और ये रिसर्च पे बेस्ड है ये चीज़ कि ये अराउंड 200 कुंडलियों पर लगाया गया जिनमें ट्विंस बर्थ थी और उनमें से करीब करीब 60-70 कुंडलीज में ऐसा देखा गया। तो उसके बेसिस पर ये कॉम्बिनेशन है, ये कोई क्लासिकल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड कॉम्बिनेशन है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस में ऐसा देखा गया, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्पेसिफिक नक्षत्रास आर लिंक्ड विद ड्यूअलिटी एंड ट्विंस। एक है आपका अश्विन नक्षत्र और दूसरा है विशाखा नक्षत्र। यदि जो भी प्लेनेट है चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड लाइक जुपिटर और फिफ्थ लॉर्ड यदि इन नक्षत्रों में प्लेस्ड हो तो वो भी आपका ट्विंस बर्थ को सिग्निफाई करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कुंडलियों में आपको लगेगा कि जिनके ट्विंस की बर्थ होती है तो आप देखिएगा कि जो जुपिटर है वो अश्विन नक्षत्र के अंदर होगा या विशाखा नक्षत्र के अंदर होगा। इसी तरीके से कुंडली का जो भी फिफ्थ लॉर्ड है वो अश्विन नक्षत्र में होगा, विशाखा नक्षत्र में होगा। और यदि कॉम्बिनेशन ये बन जाता है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड मरकरी है और वो अश्विन और विशाखा नक्षत्र के अंदर जाकर बैठ गया तो वो कॉम्बिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और केपी एस्ट्रोलॉजी में भी इसको हम डिस्कस करेंगे कि मरकरी जब भी अश्विन या विशाखा नक्षत्र के अंदर जाकर बैठ जाए, मतलब मरकरी का आपका नक्षत्र लॉर्ड जो हो जाए वो केतु हो जाए, तो भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसके ट्विन बर्थ हो जाती है नेटिव के। दूसरा एक कॉम्बिनेशन जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो इसके भी काफ़ी सारे सूत्र हैं, बहुत लोग यूज़ करते हैं। हालांकि करंट टाइम के अंदर वो उतना ज़्यादा सटीक नहीं बढ़ता। रीज़न क्या है? क्योंकि नाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये जो कॉम्बिनेशन जो बनाए गए थे शास्त्रों में वो उस टाइम तक बनाए गए थे जब चाइल्ड बर्थ कंट्रोल नहीं की जा सकती थी। नेचुरल चाइल्ड बर्थ जो होती थी उस टाइम पर ये कॉम्बिनेशन सटीक लगा करते थे। पर आज के समय पर कि आपका चाइल्ड बर्थ को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एबॉर्ट भी करवा देते हैं, चाहते ही नहीं हैं और कई तरीके के हैं। इसलिए देश काल पात्र के हिसाब से नंबर ऑफ चिल्ड्रन का कंसेप्ट उतना सटीक नहीं बैठ पाता है। स्टिल हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग कंट्रोल नहीं करते या जैसा भी है तो उनमें चाइल्ड बर्थ कितनी हो सकती हैं, कितने बच्चे होंगे, उसको कैलकुलेट करने के यहाँ पर हम तरीके देखेंगे। तो इसमें मैंने इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, द प्लैनेट हु इज एसोसिएटेड विद द फिफ्थ हाउस एंड इज प्लेस्ड इन हिज एनिमी साइन, डेबिलिटेटिंग साइन, कंबस्ट और एनिमी साइन इन राशि चार्ट और नवांश चार्ट विल इंडिकेटिंग मिसकैरीज ऑफ चिल्ड्रन। मतलब क्या है कि जो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो भी प्लैनेट है, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड का मतलब हो गया आपका फिफ्थ लॉर्ड हो गया मेनली, या फिफ्थ हाउस को जो एस्पेक्ट कर रहे होंगे वही फिफ्थ हाउस से रिलेटेड होंगे, या फिफ्थ लॉर्ड के साथ जो कंजक्टेड होंगे। वो प्लैनेट यदि फिफ्थ लॉर्ड से लिंक्ड जो भी प्लैनेट हैं वो या तो एनिमी साइन में चले जाएं, कंबस्ट हो जाएं या नीच के हो जाएं, तो वो आपका पॉसिबिलिटी देते हैं मिसकैरीज ऑफ चिल्ड्रन की। ये क्लासिकल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको, क्लासिक्स में दिया हुआ है कि यदि फिफ्थ लॉर्ड से जो भी लिंक्ड प्लैनेट हैं वो आपके एनिमी साइन में चले जाएं, नीच के हो जाएं या वो आपके कंबस्ट हो जाएं, सूर्य के साथ बैठ जाएं D1 चार्ट के अंदर। तो कंबस्ट तो D1 में ही हम देखते हैं, D9 चार्ट में भी वो यदि एनिमी साइन में चले जाएं, नीच के हो जाएं, तो वो क्या करते हैं, मिसकैरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। या आप ये कह सकते हो कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड बचेगा नहीं, कैसे भी नहीं बचेगा भाई, आफ्टर बर्थ नहीं बचेगा। तो टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड जब भी आपको किसी के देखने हो तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लेस करेंगे। मैं प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा इसको, पहले कॉम्बिनेशन रीड कर देता हूँ फिर हम एक कुंडली पर इसे देखेंगे। नंबर 2 कॉम्बिनेशन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन में बी इक्वल टू, कितने होंगे, नंबर ऑफ प्लैनेट्स एसोसिएटेड विद द फिफ्थ हाउस, नॉट सेटिस्फाइंग रूल 1। मतलब इस कॉम्बिनेशन को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं उन्हें लेस कर दीजिए। बाकी जो भी फिफ्थ हाउस से लिंक्ड होते हैं प्लैनेट फ्रॉम लग्न, मून और जुपिटर, तीनों में से किसी एक से देखेंगे। जनरली तीनों में जो स्ट्रॉन्ग होता है उससे देखते हैं, मगर हम तीनों में से किसी एक से हम देखते हैं और उनमें से जो भी आपका उस पर्टिकुलर फिफ्थ हाउस से लिंक्ड जितने भी प्लैनेट्स होंगे उतने चिल्ड्रन होने चाहिए। आज के टाइम पर ये कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सटीक बैठता है, मतलब नियर उससे लिंक हो जाता है कितने चाइल्ड होंगे। रीज़न क्या है कि फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड से ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्लैनेट लिंक होंगे, या तो एक भी नहीं होगा, या एक होगा, 2 होगा, 3 होंगे, तो उससे ज़्यादा बच्चे आज की डेट में होते नहीं हैं। तो एक कॉम्बिनेशन लगता है, काफ़ी कुंडलियों में मैंने लगाया है, तो एक कॉम्बिनेशन लगता है, हर केस में तो नहीं लगेगा मगर काफ़ी ज़्यादा केसेस में ये कॉम्बिनेशन लगता है। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रन में बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्लैनेट्स एसोसिएटेड विद द फिफ्थ हाउस,
फ्रॉम लग्न, मून और जुपिटर, पांचवें भाव से। पांचवा भाव कहाँ से देखना है? लग्न से, मून से और जुपिटर से। अब इसमें क्या होगा, तीनों से आप देख लीजिए, अलग अलग आएंगे। तो आप ये ले लीजिएगा जो मेजॉरिटी यदि जिसको सिग्निफाई कर रही है कि लग्न से फिफ्थ हाउस से 2 प्लैनेट्स एसोसिएटेड है, मून से फिफ्थ हाउस से 2 प्लैनेट एसोसिएटेड है, जुपिटर फिफ्थ हाउस से 3 प्लैनेट एसोसिएटेड है, तो हम कह देंगे कि उसके 2 चिल्ड्रंस होंगे। और ये काफ़ी सटीक बैठता है, काफ़ी हद तक आप लगा के देख सकते हैं इसको। मैं प्रैक्टिकली भी एक करूँगा। दूसरा एक तरीका है जो कि यूज़ किया जाता था पहले भी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट अस चेक वेयर सन इज प्लेस्ड इन नवांश साइन। आपको D9 के अंदर सूर्य की पोजीशन को देखना है, किस साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो नंबर ऑफ प्लैनेट एसोसिएटेड विद द 5th नवांश साइन, मतलब सूर्य नवांश में जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि को D1 चार्ट में उठा लाइए। उससे 5वें भाव से जितने प्लैनेट एसोसिएटेड होंगे उतने चिल्ड्रन होंगे। इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको सूर्य को नवांश में देखना है, D1 में नहीं देखना। वो जिस भी राशि में बैठा हुआ है उससे 5वीं राशि D1 में आ जाइए बर्थ चार्ट में, उससे जितने भी प्लैनेट एसोसिएटेड होंगे उतने चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये एक दूसरा कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। थर्ड वन कॉम्बिनेशन जो इसमें यूज करते हैं ये अष्टक वर्ग के बेस पर है, और ये आज की डेट में उतना सटीक नहीं बैठता, पहले काफ़ी बैठा करता था और काफ़ी बेटर। और इसी कॉम्बिनेशन को जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो यूज करते हैं अष्टक वर्ग को। इसमें क्या करना है, आपको जुपिटर का विन्नाष्टक वर्ग देखना है। मैं अभी देखना भी बताऊंगा आपको किस तरीके से देखना है। जुपिटर के विन्नाष्टक वर्ग में जुपिटर से 5वें भाव के अंदर जितनी भी लाइनों हो, नंबर हो, उतने वो होंगे आपके। ये है द अष्टक वर्ग रेखा फ्रॉम 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, लग्न एंड सन इज इंडिकेटिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे लग्न और सन को आप हटा दीजिए, मेनली होगा 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर। आप देख लीजिएगा 5th हाउस फ्रॉम जुपिटर, जो जुपिटर के विन्नाष्टक वर्ग में जितनी रेखाएं होंगी या जिसे बिंदु बोलते हैं, जैसा भी अलग अलग बोलते हैं, कई रेखाएं बोलते हैं, कई बिंदु बोलते हैं, उतने चाइल्ड होंगे। तो अभी देखते हैं हम, देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली तीनों कॉम्बिनेशन को लगाकर बताता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन मैंने बताया था कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखने का तरीका है कि जितने प्लैनेट एसोसिएटेड हों 5th फ्रॉम लग्न और 5th फ्रॉम मून और 5th फ्रॉम जुपिटर, उतने चिल्ड्रन हो सकते हैं। या सन का जो भी नवांश साइन है, कुछ बोला क्या? सन का जो भी नवांश साइन है, जी कुछ बोल रहे हैं क्या? सर आवाज ब्रेक हो आवाज जा रही है बार बार। अच्छा, ये तो कुछ और ही प्रॉब्लम हो गई। नेट प्रॉब्लम कर रहा है इसका मतलब। सर मुझे लगता है रिकॉर्डिंग में ठीक आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग में ठीक आ जाएगी, देख लेंगे। तो चलो फिर मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो रिकॉर्डिंग में तो खैर आएगी ठीक ही है, क्योंकि वो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो अष्टक वर्ग के बेस पर भी हम इसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एक्चुअल कुंडली लूंगा और इसमें इन कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुंडली शेयर की हुई है आपको, कुंडली दिखाई दे रही है? यस सर। तो जी देख रही है। हाँ, तो इसके अंदर अभी मैंने कॉम्बिनेशन बताया था, लग्न से 5th हाउस, जुपिटर से 5th हाउस और मून से 5th हाउस को जितने भी प्लेनेट एसोसिएटेड हो, मगर वो प्लेनेट नीच की राशि या एनिमी साइन में या कंबस्टेड नहीं होने चाहिए, उतने चिल्ड्रन होंगे। तो एक मैंने एक पर्टिकुलर कुंडली ली हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं लग्न से 5th हाउस, उसके अंदर 7 साइन है। तो लग्न से 5th हाउस को यहाँ पर इसमें मैं कुंडली में देखता हूँ तो एक तो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है थर्ड दृष्टि से, 1, 2, 3 एक प्लेनेट एसोसिएटेड हो गया। दूसरा यहाँ पर इसको वीनस एस्पेक्ट कर रहा है और तीसरा यहाँ पर मार्स इसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो 5th फ्रॉम लग्न 3 प्लेनेट एसोसिएटेड हो गए। देखिए, तो हम एक बार देखकर कहेंगे कि इसके 3 चिल्ड्रन होने चाहिए, मगर अब मैं इन तीनों प्लैनेट्स को देखूंगा, कोई शत्रु राशि में तो नहीं है, कोई नीच का तो नहीं है, कोई अस्त तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि मार्स तो अपनी ही राशि के अंदर है और वीनस मार्स की राशि में है, तो वो वीनस के लिए मार्स न्यूट्रल होता है।
तो शत्रु राशि नहीं है। मगर सैटर्न जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है वो सूर्य की राशि में है, वो शत्रु राशि में है। तो 3 प्लैनेट्स में से 2 प्लैनेट आपका एलिजिबल है। तो लग्न से 5th हाउस को जो ऐसे प्लैनेट 2 हो गए जो कि उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो इस पर्सन के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। अब साथ में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कितने बॉय एंड गर्ल होंगे दोनों में से। तो जितने मेल प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उतने मेल होंगे, और जितने फीमेल प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उतने फीमेल होंगे। तो यहाँ पर सैटर्न को मैंने हटा दिया, तो देखकर मैं बताऊंगा। तो मार्स मेल प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहा है और वीनस फीमेल प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है। तो इसके आपका एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, 2 बच्चे होने चाहिए एज पर दिस कंसेप्ट। उसमें एक बॉय होगा और दूसरी इसके अंदर गर्ल होगी। अब और एक कॉम्बिनेशन में बता देता हूँ कि नंबर कौन सा है, पहला वाला कौन सा होगा, दूसरा वाला कौन सा होगा, तीसरा वाला कौन सा होगा। देखिए क्लासिकल कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ मैं आपको एग्जैक्टली। आप देखिए जिसकी डिग्री कम है वो पहला चाइल्ड देगा, जिसकी डिग्री उससे ज़्यादा है वो दूसरा देगा, जिसकी डिग्री और ज़्यादा है वो तीसरा देगा। यहाँ पर शनि को मैंने रूल आउट कर दिया है कि इनका इतना भी बता सकते हैं। देखिए सीखने वाली चीज़ है, लगती कितनी है वो एक अलग बात है। शनि 5th हाउस को देख रहा है, 3 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एक सैटर्न कर रहा है, एक इसको मार्स कर रहा है और एक वीनस कर रहा है। 3 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सैटर्न की डिग्री सबसे कम है, इसके मार्स की डिग्री उससे ज़्यादा है और वीनस की डिग्री उससे ज़्यादा है। इनका फर्स्ट जो भी हुआ होगा, अबॉर्ट हुआ होगा, मिसकैरेज हुआ होगा, जो भी होगा पहले चाइल्ड में, क्योंकि सबसे पहला चाइल्ड सैटर्न ने देना था, मगर वो आपका एनिमी साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो फर्स्ट चाइल्ड के केस में इनको नहीं हुआ होगा। अब दूसरा इनका है मार्स एस्पेक्ट कर रहा है इसको, मार्स की डिग्री है दूसरे नंबर पे, वो पुरुष प्लेनेट है, मेल प्लेनेट है। तो इनकी दूसरी संतान आपका पुत्र या सन हुआ होगा इनके, तो एक्चुअल में वही होगा पहला, क्योंकि फर्स्ट केस में मिसकैरेज हुआ होगा या जो भी है कुछ प्रॉब्लम रही होगी। सेकंड केस में जो वो होगा बॉय, और थर्ड केस के अंदर यहाँ पर इसको वीनस एस्पेक्ट कर रहा है जो कि एक फीमेल प्लैनेट है। तो थर्ड वन प्लैनेट आपका एक फीमेल प्लैनेट हो गया, तो वो आपका वीनस हो गया। इसका मतलब इनको 2 संतान होंगी, एल्डर वन इज अ बॉय एंड यंगर वन गर्ल। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, एंड साथ साथ में हमको ये देखना हो कि पहला बॉय होगा दूसरी गर्ल होगी, पहला कितने बॉय और गर्ल होंगे, ये भी एक देखने का तरीका है। जबकि जेंडर देखने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ राशि एंड साइन। इसमें हम क्या करते हैं कि ये तो मैंने देखा लग्न से, आप इसको जुपिटर और मून से भी देख सकते हो। तो जुपिटर से देखता हूँ मैं, देखिए क्या वेरिएशन आता है क्या। ये जुपिटर रहा, जुपिटर से 5वें भाव में जाता हूँ, 1 2 3 4 5 8 साइन है। इसको कितने प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप ध्यान से देखिए, इसको भी 3 कर रहे हैं, मून सन और मरकरी। इसको 5th एस्पेक्ट से आपका वो 7th एस्पेक्ट से तीनों एस्पेक्ट कर रहे हैं। और जुपिटर का इन्फ्लुएंस तो देखना ही नहीं है, क्योंकि जुपिटर से 5वां भाव ले रहे हैं हम यहाँ पर। और कोई इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है क्या, इसको देखिए मार्स भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, मार्स 7th 8th दृष्टि से इससे देख रहा है। तो यहाँ पर तो 4 प्लैनेट आ गए, वहाँ पर 3 ही आ रहे थे, 4 प्लैनेट आ गए। देखते हैं फिर भी इसमें क्या होता है कि आपका इसमें देखिए सूर्य वीनस की राशि के अंदर है, तो वो शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य का शत्रु होता है वीनस, तो सूर्य शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो सूर्य यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो रहा है। इसके बाद आपके बच जाते हैं तीनों प्लैनेट। मून न्यूट्रल साइन के अंदर है, मरकरी आपका मरकरी फ्रेंड साइन में है, और मार्स जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो ओन साइन के अंदर इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो यहाँ पर 3 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनमें से जो एक प्लैनेट है 4 कर रहे हैं, एक प्लैनेट एलिजिबल नहीं है, सन एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सन जो है आपका उसकी डिग्री क्या है आपकी सबसे वो सॉरी मतलब एनिमी साइन के अंदर बैठा हुआ है। अब यहाँ पर मैं यदि इसको देखता हूँ, देखिए एक तो इन्हें संतान यहाँ पर कितनी होनी चाहिए इसके बेसिस पर, तो फर्स्ट वन तो मरकरी देगा क्योंकि उसकी डिग्रीज लोएस्ट है। मरकरी एक्चुअली आपका नपुंसक ग्रह होता है, तो मरकरी के केस में बॉय और गर्ल कोई भी हो सकती है, तो फर्स्ट चाइल्ड बॉय और गर्ल कुछ भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट इनको देगा मार्स, तो मार्स जो देगा वो आपका बॉय देगा यहाँ पर, तो वो सेकंड वन बॉय होगा, और देन मून देगा तो थर्ड वन गर्ल होगी। तो पुराने और पहले कॉम्बिनेशन के अंदर फर्स्ट यहाँ पर था ही नहीं, फर्स्ट गर्ल नहीं थी, इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट गर्ल आ रही है, सेकंड बॉय आ रहा है और थर्ड गर्ल आ रही है, 3 संतान आ रही हैं, तो देयर इज ए लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। अब देखिए मैं इसका दूसरी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको, दोनों से वही रिजल्ट आएगा। अभी आप D9 में जाइए, मरकरी को देखिए, नीच का होके बैठा हुआ है, ये एलिजिबल नहीं है चाइल्ड देने के लिए। जो नीच का चाहे मैंने वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बताए थे उसमें मैंने कहा था
कि वो बर्थ चार्ट में या नवांश में किसी में भी नीच का होकर बैठा हो, तो मरकरी एलिजिबल नहीं है। वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। एल्डर वन इज ए बॉय एंड यंगर वन इज ए गर्ल, 2 चाइल्ड मिलेंगे यहाँ पर। हालांकि 4 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर उस प्लैनेट में उनमें से एक प्लैनेट शत्रु राशि के अंदर बैठा हुआ है, एक प्लैनेट नवांश के अंदर। अब आप कह सकते हो कि मैंने मार्स तो देखा ही नहीं, मार्स भी तो देखना चाहिए मुझे, और मून भी देखना चाहिए नवांश के अंदर, तो मार्स को भी देख लेता हूँ नवांश में। तो मार्स तो देखिए हमने फ्रेंड साइन में बैठा हुआ है, और मून का कोई शत्रु होता ही नहीं है, और मून नीच का नहीं होना चाहिए, बस ये देख लेते हैं हम। तो मून भी फ्रेंड साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो देखिए एग्जैक्टली जो चीज़ मुझे लगने से मिली, ऑर्डर भी वही मिला है, वही चीज़ मुझे यहाँ पर जुपिटर से भी मिल गई है कि एक 2 संतान होंगी, एक एल्डर वन विल बॉय और उससे छोटा वाला गर्ल होगी। तो देखिए कितना वो यहाँ पर सटीक दोनों चीज़ें इसमें नज़र आ रही हैं, और ये इस कुंडली में है भी ऐसा ही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने वेरीफाई किया है, तभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने इसको रिसर्च किया कि इसमें क्या हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो मैं देख पाया वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड वन, अब इसको मैं मून से देख लेता हूँ। तो वैसे 3 में से 2 केसेस में यहाँ पर ये एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो यही रिजल्ट हम मानकर चलेंगे। यदि मून कंफर्म कर देता है तो 100% फिर वही है। तो मून से 5वां भाव देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव है मून से। तो मून से 5वें भाव पर किसी का इन्फ्लुएंस है क्या? तो मून से 5th हाउस यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं रहा है। मून से 5th हाउस पे किसी भी प्लेनेट का 1 2 3 4 5 कोई भी इसको नहीं तो एस्पेक्ट कर रहा है और ना ही किसी तरीके का। तो मून यहाँ पर एक तरीके से कोई भी वो दे नहीं रहा है, एक भी चाइल्ड बर्थ दे नहीं रहा है, ये कह सकते हो आप। तो हमने इसमें जुपिटर और लगने के बेस पर डिसाइड कर दिया कि इस पर्टिकुलर नेटिव के 2 चाइल्ड बर्थ होगी, एक एल्डर वन विल बी ए बॉय, यंगर वन विल बी ए गर्ल। उससे पहले 1 या 2 उसको मिसकैरेज या जो भी होंगे, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं। आप ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम 4 पॉसिबल हैं जुपिटर से मैंने देखा, मगर सर्वाइव 2 करेंगे। जो भी आपकी शत्रु राशि में चले जाते हैं, डेबिलिटेड हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं करते, ऐसा मानकर चलेंगे। तो मैं जुपिटर से देखता हूँ तो टोटल 4 प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसमें 2 एलिजिबल नहीं है देने के लिए। और जब लग्न से देख रहा हूँ तो 3 प्लैनेट कर रहे हैं, उसमें 1 एलिजिबल नहीं है। तो इन जनरल आपके 2 सर्वाइव करेंगे और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं। आप ये बात बता सकते हो और इसे कन्फर्म कर सकते हो इस तरीके से, और हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें लगती हैं बहुत सारे केसेस में। अब मैं इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रन का यहाँ से हमने कॉम्बिनेशन देखा। मैंने एक कॉम्बिनेशन सर्वाष्टक वर्क से भी बताया था, तो बहुत लोगों को नहीं आता है, मैं केवल देखना बता रहा हूँ। मेरा पर्पस सिंपली ये है कि सर्वाष्टक वर्क से सर D9 से नहीं किया जाएगा इसको? D9 यूज़ कर लिया मैंने, इतना ही करना था ना यूज़। हाँ नहीं, D9 से बर्थ चार्ट से यूज़ कर लिया मैंने इसको। इसमें जो D9 में हाँ। D9 में डेबिलिटेटेड वीनस भी देख रहा है 5th हाउस को। नहीं, D9 में आपको जो लेना है वो सन से लेना है, इसको D9 से नहीं चेक करना, सूर्य से लेना है। D9 का जो कॉम्बिनेशन है ना, मैंने जो फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन बताया क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मे बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्लेनेट एसोसिएटेड विद द 5th हाउस फ्रॉम लग्न, मून और जुपिटर। तो ये D9 का कॉम्बिनेशन नहीं है। D9 वाला भी मैं बता रहा हूँ जो जो यूज़ करना है, मैं वो कॉम्बिनेशन है। आप इसमें जो D9 वाला है वो है लेट अस चेक फ्रॉम सन इज प्लेस्ड इन नवांश साइन। सन नवांश में जिस भी राशि में बैठा है उससे 5वीं राशि को जितने प्लैनेट इन्फ्लुएंस करेंगे। तो मैं D9 वाला कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सूर्य को देख लीजिए, सूर्य आपका D9 में 1 साइन में बैठा हुआ है, तो सूर्य से 5वीं राशि होगी 1 2 3 4 5 साइन होगा। अब D1 चार्ट के अंदर 5 साइन में आ जाइए। D1 चार्ट में 5 साइन को जितने प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इस कुंडली में देखिए 5 साइन के अंदर 2 प्लैनेट हैं आपके, एक तो आपके सैटर्न है और एक राहु है। 5 साइन के अंदर ये यहाँ पर 2 प्लैनेट नजर आ रहे हैं, दैट इज ए सैटर्न एंड राहु कॉम्बिनेशन। में फिर बता देता हूँ D9 का जो हमें यूज करना है, दिखना बंद हो गया होगा, कि आपका सन 1 साइन में D9 के अंदर सूर्य, तो उससे 5वां साइन देखना है 1 2 3 4 5। 5th साइन आपने देखा, तो 5th साइन को आप यहाँ पर बर्थ चार्ट के अंदर चले जाइए। 5th साइन के अंदर, इसके अंदर आपके 2 प्लैनेट्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब वो 2 प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर सैटर्न एलिजिबल नहीं है। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन केवल एक चाइल्ड बता रहा है आपका, और वो यहाँ पर राहु केवल 1 एलिजिबल होगा, और कोई इसे देख रहा हो तो, और कोई प्लैनेट इसे नहीं देख रहा है इस कुंडली में।
तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेरिएशन आ गया इस केस में। तो इसीलिए सारे कॉम्बिनेशन हमेशा लगते नहीं है कि यहाँ पर, हालांकि 2 प्लेनेट हैं मगर क्योंकि सैटर्न तो आपका शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो वो जो भी चाइल्ड देगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो ये भी एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है जिससे हम देख सकते हैं। बाकी D9 में हमें ये वाला नहीं देखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका विन्याष्टक वर्ग से। तो विन्याष्टक वर्ग मैं बता रहा हूँ, जुपिटर का विन्याष्टक वर्ग लेना होगा हमें। विन्याष्टक वर्ग आप किसी भी ऐप के अंदर जाएंगे, मोबाइल ऐप के अंदर भी अवेलेबल होता है। विन्याष्टक वर्ग हर एक प्लेनेट का अलग अलग होता है। लग्न का अलग विन्याष्टक वर्ग होता है, मून का अलग विन्याष्टक वर्ग होता है, मार्स का अलग होता है, मरकरी का, जुपिटर का, सभी का अपना अपना विन्याष्टक वर्ग होता है। विन्याष्टक वर्ग में हम क्या करते हैं कि जहां पर जुपिटर का विन्याष्टक वर्ग लेंगे, आप इसे नोट कर लेना, वैसे मैंने लिखा भी हुआ है कि आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखना है। पुराने समय में यही टेक्निक यूज़ की जाती थी कि कितने बच्चे बचेंगे, ये देखने के लिए यूज़ की जाती थी। तो विन्याष्टक वर्ग आप देख लीजिएगा, जुपिटर का विन्याष्टक वर्ग पकड़ लीजिएगा। एक्चुअली लग्न कुंडली में जुपिटर जो बैठा हुआ है वो 5 साइन में बैठा हुआ है, 4 साइन के अंदर एक्सोल्टेड होकर बैठा हुआ है। लग्न कुंडली के अंदर यदि आप देखोगे इनका जुपिटर एक्सोल्टेड बैठा हुआ है 4 साइन में। इसका हमें ध्यान रखना है जब हम विन्याष्टक वर्ग देखेंगे। तो विन्याष्टक वर्ग में आपको क्या करना है, जुपिटर का विन्याष्टक वर्ग खोलना है, उससे 5वें भाव में कितने बिंदु हैं। तो यहां से मैं काउंट करूंगा जुपिटर के विन्याष्टक वर्ग में 1 2 3 4 5। 5th हाउस के अंदर 4 बिंदु यहां पर मिल रहे हैं, 5th हाउस के अंदर 4 बिंदु मिल रहे हैं। इसका मतलब यह बताएगा कि इनके 4 संतानें होंगी। विन्याष्टक वर्ग में जुपिटर से 5th हाउस के अंदर जितने भी बिंदु हों वो बताते हैं नंबर कितने संतान होंगी। वो 7 8 तक भी हो सकती हैं, क्योंकि विन्याष्टक वर्ग में किसी भी साइन के अंदर 8 तक भी बिंदु हो सकते हैं। तो जैसे यदि ये यहाँ देखोगे तो 7 बिंदु आ रहे हैं, यहाँ देखोगे तो 6 बिंदु आ रहे हैं। तो विन्याष्टक वर्ग में नंबर ऑफ संतान बताने का तरीका है, और ये तरीका यूज़ किया जाता था पुराने टाइम पर भी। इसमें हम ये भी बता सकते हैं कितने सर्वाइव किए और कितने सर्वाइव नहीं करेंगे, मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो पहला सूत्र ये है नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता करने का कि आप जुपिटर का विन्याष्टक वर्ग लें, क्योंकि जुपिटर कारक है संतान का। जुपिटर के विन्याष्टक वर्ग में जुपिटर की पोजीशन से 5वें भाव के अंदर जितने बिंदु अवेलेबल होते हैं, इस विन्याष्टक वर्ग में ये राशियां लिखी हुई हैं 4 5 6, ऐसे ही ये राशियां हैं। और ये आपके इसके बाद यहाँ पर ये बिंदु हैं। एक्चुअली हर राशि में कितने बिंदु हैं वो यहाँ पर बिंदु लिखे हुए हैं, तो हमें बिंदु देखने हैं। तो ये यहाँ पर जुपिटर 4 साइन में है, उससे 5वें भाव के अंदर 4 बिंदु हैं, इसलिए इसका मतलब इसके टोटल 4 संतानें ही होंगी। तो आपने याद हो तो मैंने अभी बताया था आपको, चंद्रमा से भी 4 संतानें आ रही थी इसके अंदर। वो जुपिटर से आप देख रहे थे तो 4 संतानें आ रही थी, उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट 2 संतानें बची नहीं होंगी। अब आपको देखना है कि कितनी संतानें एक्चुअल में इसमें बची होंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इसका एक होता है प्रस्तारक वर्ग, प्रस्तारक वर्ग, उसको हम खोलेंगे। इन सभी का प्रस्तारक वर्ग होता है, और ये सभी मोबाइल ऐप में भी होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर तो होता ही है। तो ये मत सोचना कि नहीं होता, मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ अष्टक वर्ग के, उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। आपको देखने का कैसे देखना है ये पता होना चाहिए, बस इतना सा बता रहा हूँ मैं। तो हर एक का प्रस्तारक वर्ग भी होता है, जैसे लग्न का प्रस्तारक वर्ग है, ये मून का प्रस्तारक वर्ग है, इसके बाद ये मार्स का प्रस्तारक वर्ग है, फिर ये मरकरी का प्रस्तारक वर्ग है, ये जुपिटर का प्रस्तारक वर्ग है। तो प्रस्तारक वर्ग में जुपिटर 4 साइन में वहां से शुरू होता है, उससे 5वें भाव के अंदर 1 2 3 4 5, उसके अंदर अभी आपने देखा था 4 बिंदु मिल रहे थे यहाँ पर। तो ये टोटल 4 बिंदु मिल रहे थे। इन्हें कौन कौन से प्लेनेट दे रहे हैं ये आप देखिए। इससे एक तो मार्स दे रहा है 1 बिंदु, दूसरा बिंदु आपका दे रहा है सन, और तीसरा बिंदु आपको दे रहा है मून, और चौथा बिंदु दे रहा है आपको लग्न। ये 4 बिंदु आपको यहाँ पर टोटल मिल रहे हैं। हमें देखना है कि वो कौन कौन से प्लेनेट दे रहे हैं। देखिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर ये इसको सीखने का तरीका यही है, और कोई तरीका नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा थोड़ा सा इसे, क्योंकि आज और मेरे पास और कोई टॉपिक्स नहीं है, यही टॉपिक है। तो इसमें क्या करना है, देखिए कि आपको देखना है कि संतान कितनी होंगी। तो सबसे पहले सीधा ही देखना है कि भाई कितने होंगे, टोटल ओवरऑल आपको चेक करने हैं। तो आप क्या करिए, जुपिटर के विन्याष्टक वर्ग में जाइए। इवन आपका एस्ट्रो सहज ऐप के अंदर भी सभी प्लैनेटों के अष्टक वर्ग करके लिखे होते हैं वहाँ पर, और सर्वाष्टक वर्ग भी लिखा होता है। अष्टक वर्ग और विन्याष्टक वर्ग एक ही बात है। तो आप जुपिटर के अष्टक वर्ग में चले जाइए, जिसे एक्चुअल में विन्याष्टक वर्ग बोलते हैं, और वो एक्सपेंड करके दिया होता है कि उसको कौन कौन प्लैनेट ने वो 4 बिंदु दिए हैं। तो यहाँ पर जो 4 बिंदु दिए हैं, मार्स ने 1 बिंदु दिया है, सन ने 1 बिंदु दिया है,
मून ने एक बिंदु दिया है, लग्न ने एक बिंदु दिया है, तो इसमें क्या होता है कि जो लग्न के बिंदु को आप एक्सक्लूड कर दीजिए, लग्न के बिंदु को। इसके अलावा जो 3 प्लैनेट बिंदु दे रहे हैं, एक आपका मार्स दे रहा है, एक सन दे रहा है और एक मून दे रहा है, तो आपको पता चल गया 3 प्लैनेट आपको बिंदु दे रहे हैं, मार्स, सन एंड मून। अब हमें क्या करना है, उसके ओरिजिनल चार्ट पर आना है, बर्थ चार्ट पर। उसमें देखेंगे मार्स, सन एंड मून। देखिए कि इनमें कौन शत्रु राशि में है, नीच का है, डेबिलिटेड है, जैसा भी है वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्स तो उन साइन में है, सन शत्रु राशि में हो गया, और मून आपका ये मून के लिए न्यूट्रल है। तो इस तरीके से यहाँ पर आउट ऑफ 3 प्लैनेट एक प्लैनेट शत्रु राशि में चला गया जो कि बिंदु दे रहा है। तो आपके 2 संतान, यहाँ पर 3 में से 2 संतान होगी। लग्न को ऑलवेज आप एक्सक्लूड कर दीजिए, लग्न का जो भी बिंदु है वो संतान की हेल्प नहीं करता। लग्न यदि लड़के बॉय और गर्ल दोनों की उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है बिंदु, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तब हम उसे काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक टेक्निक मानी जाती है। बाकी जो टेक्निक है वो उनके कंपैरिजन में सर्वाष्टक वर्ग वाली या जिसे अष्टक वर्ग वाली टेक्निक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन के लिए सबसे सटीक मानी जाती है। ऑर्डर भी वही है जो मैंने यहाँ पर बताया है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वो डिग्री से ही देखना होता है कि पहली संतान बॉय होगी या दूसरी संतान गर्ल होगी। आपका देखिए जो मैंने और तरीकों से देखा वो कि वही प्लैनेट आ रहे हैं यहाँ पे भी, आप ध्यान से देखोगे तो कोई चेंज नहीं हुआ। आपको क्या करना है कि जुपिटर के सर्वाष्टक वर्ग पे सबसे पहले जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग में जाना है। तो ये मैंने यहाँ पर खोला इस मेरे ऐप के अंदर, जो भी है भिन्नाष्टक वर्ग में गया जुपिटर के में। आप देखिए जुपिटर जहाँ लग्न कुंडली में जिस साइन में बैठा था उसके 5वें भाव में कितने बिंदु हैं वो गिन लीजिए। 4 बिंदु है। इसका मतलब इस नेटिक के एटमोस्ट मैक्सिमम 4 संतान हो सकती हैं, 4 ही संतान होंगी। अब कितनी संतान उसमें से बचेंगी, एल्डर बॉय होगा, यंगर गर्ल होगी या क्या होगी, उसे देखने का तरीका। अब आप चले जाइए इसके प्रस्तारक वर्ग में। प्रस्तारक वर्ग डिटेल बताता है कि वो 4 बिंदु हैं वो किस किस ने दिए हैं जुपिटर को। तो जुपिटर के 5वें भाव में मैं गया, जुपिटर 4 साइन में था, तो 5वें भाव में 8 साइन होगा। 8 साइन में आपके सामने ये 4 बिंदु आ रहे हैं टोटल। ये बिंदु किस किस ने दिए हैं जुपिटर को, ये दिए हैं आपके, एक तो मार्स ने दिए हैं एक बिंदु, एक सन ने दिया है, सन के आगे एक बिंदु लिखा हुआ है, एक मून ने दिया है, एक लग्न ने दिया है। अब ये 4 बिंदु हो गए। लगने वाले को आप छोड़ सकते हैं जब तक कि दोनों की कुंडली आपके पास ना हो। बॉय और गर्ल दोनों की में लग्न यदि बिंदु दे रहा है तो वो चाइल्ड बर्थ देगा, यदि केवल एक दे रहा है तो चाइल्ड बर्थ नहीं देगा। ऐसा मानकर हम चलेंगे, मतलब दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। मगर आपका 3 बिंदु मिले तो इसका मतलब आप ये प्रेडिक्ट करोगे कि 3 संतानें इनकी होनी चाहिए। मगर इनमें से जो मैंने बताया था, जब फर्स्ट वन रूल, जो भी प्लेनेट जो बिंदु दे रहा है वो यदि शत्रु राशि में, नीच की राशि में या अस्त हो गया तो वो चाइल्ड बर्थ देने में कैपेबल नहीं होगा। तो अभी मैंने देखकर बताया कि 3 जो प्लेनेट बिंदु दे रहे हैं उन्हें मैंने नोट किया, और नोट करने पर मैं उसके उनकी लग्न कुंडली के अंदर गया वापसी में। तो लग्न कुंडली के अंदर मैंने देखा कि उन तीनों में से सूर्य शत्रु राशि में है, तो वो चाइल्ड जो भी होगा वो बर्थ उसकी वो नहीं होगी। तो फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पर नहीं हो पाएगा, सेकंड बॉय होगा और थर्ड गर्ल होगी। तो इनके ओवरऑल मैंने सभी टेक्निक से यहाँ पर देखने की कोशिश की और उसमें मैं इस कंक्लूजन में पहुँचा। तीनों मैंने टेक्निक लगा ली और उसमें जो मोस्ट कॉमन पॉसिबिलिटी आ रही है वो ये आ रही है कि देयर विल बी 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, एल्डर 1 बॉय होगा और यंगर 1 गर्ल होगी। हालांकि जो मैंने सूर्य के उससे नवांश से भी यूज़ करते हैं, सूर्य के नवांश से जो लगाया था वो आपका नवांश चार्ट में जाओगे तो आपको वो सटीक बैठ जाएगा, मगर D1 चार्ट में सटीक नहीं बैठ रहा है। देखिए सूर्य के नवांश से मैं नवांश चार्ट में जाकर देखूंगा तो वो रूल ये है कि सूर्य नवांश में जिस राशि में हो उससे 5th हाउस को कितने प्लेनेट आपके इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उससे 5th हाउस को। तो D1 में तो मैंने बताई था, यदि मैं D9 में जाता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 इसके अंदर 3 प्लेनेट बैठे हुए हैं। वही एग्जैक्टली देखिए कितने चीज़ें मिलती जुलती हैं, सैटर्न, मार्स और मून। मार्स मून कॉमन आ रहे हैं, आप देख रहे हो सभी कॉम्बिनेशंस के अंदर। अब यहाँ पर सैटर्न तो एलिजिबल नहीं है, बता चुके हैं हम, शत्रु राशि में बैठा हुआ है, और मार्स और मून दोनों संतानें देंगे। तो यहाँ पे भी यदि मैं नवांश में देखता हूँ, सूर्य के नवांश, सूर्य जिस नवांश में उससे 5वीं राशि के अंदर नवांश में जाता हूँ तो फिर 2 संतानें मिलती हैं। तो इतना ज़्यादा मैंने आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बताए और वो आपको एक कॉमन रिजल्ट पर लेकर आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगाऊंगा तो आपको हर जगह पे एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम केसेस में सिमिलर रिजल्ट आपको मिल रहे हैं।
तो आपको एक जैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन को हम किस तरीके से कंक्लूड कर पाएंगे। अब देखिए जो सबसे ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटी जिसमें नज़र आ रही है, सारे ये लगा रहे हैं तो फिर हम कोई प्रेडिक्शन देने लायक नहीं होंगे, मगर आपने 3-4 चीज़ें लगाई और उन 3-4 चीज़ों में से जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो मिल रहा है उस बात की पॉसिबिलिटी होगी। इसको आप अपनी कुंडलियों में लगाएंगे तो आपको लगेगा कि इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको सक्सेस रेट मिलेगी। बिल्कुल एक्यूरेट तो ये नहीं मिल सकती। उसका रीज़न ये होता है कि हमें किसी की भी चाइल्ड बर्थ देखनी है तो उसकी ये नहीं पता होता कि मिसकैरेज कितने हुए होंगे या किसी की डेथ हुई होगी। जो भी बताएगा वो जनरली यही बताएगा, भाई 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, बाकी आगे पीछे की बातें कोई भी नहीं बताएगा। तो इसलिए हमें लगेगा कि सर शायद हमारा सूत्र ठीक नहीं लग रहा, मगर हम अपनी कुंडलियों में यदि लगाएंगे, हमें अपने बारे में पता है या जिनके बारे में आपको पूरी तरीके से पता है तो उनके बारे में आप लगाएंगे तो ये सूत्र बहुत सटीक लगने वाला है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा। सबसे पहला सूत्र कि आपको देखना है लग्न से, जुपिटर से और चंद्रमा से, इन तीनों से, उनके 5th हाउस को जितने भी प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उतनी संतानें होनी चाहिए। मगर उनमें से जो प्लैनेट डेबिलिटेटेड है, कंबस्ट है, एनिमी साइन में है, चाहे D1 में या D9 में, वो आपके उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, वो संतान नहीं दे पाएगा या उसकी वजह से मिसकैरेज हो जाएगा या इस तरीके से आप मानकर चलेंगे। इससे आपको नंबर ऑफ संतान पता चलेंगी, जैसा कि मैंने इस केस में लगाया 2 संतान आपको मिल रही थी ज़्यादातर केसेस में। अब आपको ऑर्डर देखना है कि क्या रहा होगा। तो उन जो प्लेनेट एलिजिबल हो रहे हैं या जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनमें 5th हाउस को जिसकी सबसे कम डिग्री है वो पहली संतान देगा, उससे नेक्स्ट वाली डिग्री वाला दूसरी संतान देगा, उससे नेक्स्ट वाली डिग्री वाला तीसरी संतान देगा। आपको इससे ये भी पता चलता जाएगा कि वो पहली संतान बॉय होगी या गर्ल होगी, दूसरी संतान बॉय होगी या गर्ल होगी, तीसरी संतान बॉय होगी या गर्ल होगी। यदि पहला प्लैनेट मेल प्लैनेट है, देखिए मरकरी और सैटर्न आपके नपुंसक ग्रह हैं, वो आपका बॉय भी दे सकते हैं, गर्ल भी दे सकते हैं। यूनिस प्लैनेट्स का कुछ पता नहीं है क्या देंगे, अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है, तो उनके केसेस में दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। मगर दूसरे नंबर पर यदि कोई मेल प्लैनेट है, वो मेनली मार्स, सन, जुपिटर, ये मेल प्लैनेट हैं, वो आपका बॉय देंगे। इसके अलावा फिर फीमेल प्लैनेट हो गए, मेनली वीनस और मून, वो आपको गर्ल देंगे। तो आप देख लीजिएगा कि कौन से नंबर पे कौन सा होगा। तो आपको इसमें कई प्रश्नों के आंसर ऑलरेडी मिल गए। बच्चे की कुंडली देखकर भी हम ये पता कर सकते हैं, जैसे बहुत लोग बता देते हैं ना, इसके इतने बच्चे होंगे, एक लड़का होगी, एक लड़की होगी। ये वो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर यही टेक्निक है। इसका दूसरा जो सूत्र है, अब यहाँ पर हम उसको लग्न से भी देख रहे हैं, इसको हम जुपिटर से भी देख रहे हैं, मून से भी देख रहे हैं, तो ज़्यादातर केसेस में तीनों रिजल्ट आपको सेम नहीं मिलेंगे। तो आपका नेचुरल क्वेश्चन आएगा जी तीनों जगह से अलग अलग आ रहा है तो क्या है। अब उनमें 2 में जो कॉमन आ रहा है तब आप उसको बता दीजिए। 2 में कॉमन आ रहा है तो बता दीजिए, और आपका 2 में भी कॉमन नहीं आ रहा है तो उसका तरीका है 3 सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही, ये तो आज तो क्लास लेना मुश्किल हो गया। नहीं, बीच बीच में चली जाती है, वैसे तो आती है सर। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है अभी, ये मुझे लगता है मेरा वाईफाई में प्रॉब्लम आ रही है। चलो अब देख लेते हैं, आज तो ये मैंने बता दिया जो भी है, तो एंड ही कर देंगे क्लास। तो अभी जितना सुनाई देता है, नहीं मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा जस्ट आफ्टर क्लास, तो वो आप एक बार देख लेना, उसमें क्लियर आएगी। तो अभी क्या है कि जितना आपको सुनाई देता है देख लेना, क्योंकि अब ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो अभी मैं क्लास के बीच में कर भी नहीं सकता कुछ। तो इसमें क्या है कि देखिए आपको देख लेना है। अब मैं और दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, तीनों से बिल्कुल अलग आ गया कि जुपिटर 1 दे रहा है, मून 4 दे रहा है और लग्न से 5 आ रहे हैं। तो अब तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज ले लीजिए, कहने का मतलब यह है। और उतने चिल्ड्रन होंगे, एवरेज आप ले लीजिएगा। यहाँ पे ये ऑर्डर बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उस केस में कि पहला बॉय होगी या गर्ल होगी। जैसे ऐसा कोई केस मिल जाता है जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है, इसके अंदर आप ऑर्डर भी बता सकते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरी टेक्निक होती है, आप सन को देख लीजिएगा, नवांश में जिस राशि में गया है उससे 5वीं वाली राशि को जितने प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं D1 चार्ट में, नवांश में भी देख सकते हो, उतनी संतान होंगी। उनमें से जो प्लैनेट आपकी नीच की राशि में अस्त या आपके शत्रु राशि में हो, वो संतान नहीं दे पाएंगे, ऐसा हम मानकर चलेंगे। फर्दर मैंने आपको बताया कि संतान देखने का एक और तरीका है जिसे हम यूज़ करते हैं अष्टक वर्ग के केस में। तो अष्टक वर्ग के केस में जिसे हम भिन्नाष्टक वर्ग बोलते हैं, तो वो मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि भिन्नाष्टक वर्ग के केस में हमें क्या करना है कि इसको मैं हटा ही देता हूँ।
जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर जाना है। शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ मैं। तो जुपिटर के भिन्नाष्टक वर्ग के अंदर हमें जाना है। भिन्नाष्टक वर्ग मैंने फिर बताया अवेलेबल होता है, मैं आपको स्क्रीन भी शेयर कर दूंगा। एस्ट्रोसैज ऐप यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग, सॉफ्टवेयर नहीं होता वहाँ पे क्या भिन्नाष्टक वर्ग होता है। तो जुपिटर जिस राशि में है उससे 5वीं राशि में कितने बिंदु अलॉट हुए उतनी संतान होंगी। अब वो उनमें से कौन सी संतान बचेगी नहीं बचेगी वो देखने का तरीका है, उसके प्रस्तारक वर्ग में जाएंगे। प्रस्तारक वर्ग में दिया होता है किस प्लेनेट ने उसको बिंदु एलोकेट किया है। तो जिस प्लेनेट ने एलोकेट किया है, जो उनमें से जो प्लेनेट नीच का है, शत्रु राशि में है या आपका कंबस्ट है, उस प्लेनेट को एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी संतान हो जाएंगी आपकी। अब आप उनका ऑर्डर भी देख सकते हो कि जो आपका लोअर डिग्री वाला है वो पहली संतान देगा, हायर डिग्री वाला है वो दूसरी संतान देगा। वहाँ पर लग्न भी बिंदु एलोकेट करती है। आपका लग्न का देखना है तो बॉय और गर्ल दोनों की कुंडली को आप एनालाइज करिए एक साथ, और दोनों जहाँ पर बिंदु दे रहे हैं आपको, यदि लग्न दे रही है तो भी आपको संतान मिलेगी, और उनमें से कोई एक दे रहा है तो फिर वो डाउटफुल रहती है, तो उसको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इन दिस वे हम ये देख सकते हैं कि आपको कितनी संतानें होंगी। तो आज मुझे बेसिकली यही 2 टॉपिक करने थे, क्लास भी थोड़ा डिस्टर्ब हुई है। तो यस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो यदि आवाज़ आती है तो। जी मैम। सर पिछली क्लास से पूछ सकते हैं, मेरे 2-3 डाउट रह गए थे। हाँ पूछिए मैम, पूछिए। अच्छा सर, मैं कॉपी खोलती हूँ। सर पहला ये था, उसमें आपने बताया था सेकंड चाइल्ड के लिए हम 7th हाउस 7th लॉर्ड देखते हैं, तो उसमें जुपिटर से हम 5th हाउस 5th लॉर्ड ही देखेंगे ना? हमेशा हमेशा, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात एक थी, यदि मंगल और शनि 12वें भाव में हो तो अवर्षण की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल और सर मंगल और शनि या नेटल चार्ट में प्रॉमिस हो या उस टाइम गोचर में आया हो? नहीं, नेटल चार्ट मैडम, गोचर नहीं। अच्छा, दूसरा सर 1-7 एक्सेस में भी हो सकता है, जैसे 2-6 में 6 में और 12 में, एक में मंगल हो एक में शनि हो। हाँ वो कर देगा, प्रॉब्लम कर देगा। कर देगा ना? क्लास 6 में अलग ही लिखा हुआ नहीं है, पर वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर देते हैं भावों को। अच्छा सर, एक आपने, हाँ लेकिन सर है ये काफी कुंडलियों में देखा मैंने, ऐसा होता है। प्रैक्टिकली एक्चुअली क्या होता है कि वो वहाँ पे जहाँ कंजंक्शन लिखा है, म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, तभी भी वो कॉम्बिनेशंस लगते हैं। अच्छा सर, एक और है, उसमें है पंचम भाव में शुक्र हो, राहु पंचम भाव में हो, शुक्र सेकंड हाउस में हो तो सबसे खराब योग है। सर शुक्र को सेकंड हाउस में क्यों खराब माना? राहु को तो खराब माना है, शुक्र की क्या लॉजिक है? नहीं, शुक्र 5वें भाव में भी खराब होता है एक्चुअली। शुक्र नहीं, सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस कार को भावनाशय बोल देते हैं उसको बेसिकली, एक तरीके से वो अपना राहु पंचम तो सबसे खराब लॉर्ड है ना वो। अच्छा। तो वो एक तरीके से उसको कार को भावनाशय की तरह बोलते हैं। वैसे बेसिक मुझे उसका कुछ एक्सप्लेनेशन कोई ऑथेंटिक मिला नहीं कहीं, क्योंकि 5th हाउस के अंदर भी शुक्र बैठा हो तो पहली संतान को डिफिकल्टी होती है, वोटरी साइन में बैठा हो तो फर्स्ट संतान सरवाइव करना मुश्किल होती है। ठीक है सर, एक प्रश्न और है सर। 6 लॉर्ड 5th में हो, 5th लॉर्ड 6 में हो, है, और लगन लॉर्ड मंगल के साथ हो, लेकिन सर किसी में अगर लगन लॉर्ड ही मंगल हो, जैसे मेष लगन हो, वृश्चिक लगन हो, तो वहां ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना? नहीं। अच्छा, और दूसरा आपने अबॉर्शन के लिए कहा, जो पॉइंट लिखवाए हैं सर, वो माँ बाप दोनों में देखने हैं या मदर में ज्यादा देखने हैं? मदर में ही देखनी है ज्यादातर चीजें, प्रोजेनी से रिलेटेड। अच्छा सर, मतलब आप फादर में सेकेंडरी कंसीडर करिए कुंडली को, उसकी को, क्योंकि मदर ही बर्थ देती है, और मदर किसी भी तरीके से बर्थ दे सकती है। यदि फादर की कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन नहीं भी बन रहा है तभी भी मदर बर्थ दे सकती है। आजकल आर्टिफिशियल वेज हैं बहुत सारे, तो वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है कि फादर की कुंडली में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर मदर की कुंडली में है तो चाइल्ड बर्थ तो आज की डेट में तो हो ही जाएगी। अबॉर्शन, अब हो गया अडॉप्शन नहीं। आप ये देखिए ना कि आपका महाभारत में आप देखिए, महाभारत के अंदर ये जितने भी पांडव वगैरह थे, कौन से फादर में तो कॉम्बिनेशन नहीं थे ना, फिर भी ये सारे हुए। विदुर भी बॉर्न हुए थे, पांडु भी बॉर्न हुए थे, सब बॉर्न हुए, जबकि उनके फादर की कुंडली में कॉम्बिनेशन नहीं थे, मगर मदर तो उनकी मदर बनी। हाँ ठीक है सर, यही मेरे पिछले क्लास के थे। जी। आज का तो पढ़ के पता चले। राजेंद्र थैंक यू जी। सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार जी।
और आज आज की क्लास में शुरुआत में आपने बताया था D12 का जिक्र हुआ था। किसका? D12 D12? D12 हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसको कैसे देखना, D12 में क्या देखना पड़ेगा? एक्चुअली D12 हमारा ये बताता है कि हमारी जो पीछे पीछे मदर फादर फोर फादर्स को वो इंडिकेट करता है बेसिकली जी D12। जी तो आपका D12 में आपका जो लग्न लॉर्ड है उसका जी कितना लिंक बन रहा है आपके उससे 9th हाउस से और 4th हाउस से, जी सर। वो ये बताता है कि आपके अंदर जो करेक्टरिस्टिक है अपने पेरेंट के जेनेटिक करेक्टरिस्टिक किस लेवल तक पहुंचेंगे। जितना जी ज्यादा आपका कॉम्बिनेशन बनेगा आपका D12 का 9th लॉर्ड और आपका लग्न लॉर्ड, D1 का लग्न लॉर्ड और D12 जी में आपका D12 में 9th लॉर्ड दोनों एक जगह पर कहीं कंजक्ट होकर बैठ गए तो आपके फादर के एज इट इज करेक्टरिस्टिक आपके अंदर ट्रांसफर होंगे। यदि 4th लॉर्ड ऑफ D12 से यदि आपके लग्न लॉर्ड का लिंकअप हो गया तो आपकी मदर के जो भी करेक्टरिस्टिक हैं इवन आपकी फेस और वो भी चीज़ मदर से मिलेगी। आप देखने में जी मदर जैसे होंगे जैसे और बिल्कुल उसकी तरह ही चलेंगे। और यदि आपका 9th हाउस से लिंक हुआ तो आप देखने में फादर जैसे होंगे। और आपको यदि मदर और फादर से रिलेटेड कुछ भी देखना है तभी भी D12 से देखेंगे, जैसे फादर की तबीयत कैसी होगी, उनकी डेथ कब होगी। आप 9th हाउस को लग्न बनाकर देख सकते हो। जो आपका D12 का 9th हाउस लग्न है उससे अगले भाव फादर के लिए मारक होगा, 7वां भाव भी मारक होगा। मदर से रिलेटेड कोई भी इवेंट देखना है D12 में तो आप 4th हाउस को लग्न बनाकर D12 की देख सकते हो। जी जी, थैंक यू सर। जी राजपाल जी। सर आपने पहले क्या बताया था शुरू में, थोड़ा सा फिर से रिपीट करें। लग्नेश का आपका D12 का। लग्न लॉर्ड आप है, आपका लग्न लॉर्ड आप है और ओके D12 का 9th लॉर्ड आपके फादर है, 4th लॉर्ड मदर है। सुनाई दे रहा है मैम? जी सर, D12 का D1 का लग्नेश हम खुद हैं। वो हम है। D12 यस, D12 का लग्नेश। D12 का लग्नेश की नहीं बात कर रहा है। D12 तो वो आपके फोर फादर्स को रिप्रेजेंट करता है पूरा का पूरा। आप अच्छा D12 D12 में का। आपकी लग्न लॉर्ड D12 के 9th लॉर्ड और 4th लॉर्ड से किस तरीके से कनेक्टेड है। ओके, 9th लॉर्ड फादर, 4th हाँ, लॉर्ड मदर। और ये मैं आपको एक ऊपर ऊपर की चीज बता रहा हूँ। D12 को आप डिटेल से आप अपने बारे में पूरी हिस्ट्री जान सकते हो। आपका यदि लग्न लॉर्ड छठा भाव कैसा है उसका पीड़ित है तो आपको पीड़ा होगी ड्यू टू आपके जेनेटिक रीजंस। आपके फोर फादर्स की वजह से आप कोई डिजीज लेकर आओगे। यदि 6th और 8th और 12th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, 8th हाउस यदि पीड़ित हो रखा है D12 का आपकी कुंडली के अंदर तो आप समझिएगा आपको हेरिडिटी की वजह से कोई डिजीज मिलने वाली है। इस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। मतलब मैं तो इसमें एक मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, और भी बहुत कुछ देखा जा सकता है उससे। दादा दादी तक भी देख सकते हो और पोता पोती तक भी देख सकते हो। ओके जी ठीक ठीक। ओके सर, कभी वर्क चार्ट भी करेंगे सर आप वर्क चार्ट बहुत बड़ा है एक्चुअली करना कहीं कराते नहीं है इसीलिए वो फंसने वाली बात हो जाती है उसमें घुस के। वर्क चार्ट वैसे ही है जैसे बर्थ चार्ट है, उससे भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। जी हमें तो कुछ भी नहीं पता, D12 का तो कुछ भी नहीं पता था। हाँ, कराते नहीं है वो मैडम, अपने वहाँ नहीं कराते। राजपाल जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरे 3 प्रश्न हैं सर। जी कि अभी समाज में ऐसा देखा जाता है कि एक बच्चा हो गया अपने नॉर्मल टाइम पे 25-30 साल में, लेकिन दूसरा बच्चा फिर 17-18 साल बाद होता है। एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाता है? ये वही कॉम्बिनेशन है जिसमें कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद दूसरा चाइल्ड होने की वो नहीं होती, या तो प्रॉपर दशाएं नहीं आती है, ट्रांजिट सपोर्ट नहीं करता, दोनों में से अच्छा किसी न सर। किसी की। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने प्रस्तारक वर्ग में विन्याष्टक वर्ग में बताई कि एक में 8 बिंदु हो सकते हैं अधिकतम। यस, अगर किसी के 12 बच्चे हो रहे हैं तो उसके लिए क्या होएगा? वो फिर गॉड गिफ्टेड है, बाकी बच्चे वो आपकी कुंडली के हिसाब से नहीं हो सकते। ठीक है सर। एक और प्रश्न छोटा सर, ये अभी आपने D12 के बारे में बताया था, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट होता है सर 85वां द्वादश, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कुछ? क्या क्या बोल रहा हो? 85वां द्वादशांश। नहीं, क्या बोला आपने मुझे? सर 85 वो कह रहे हैं, 85 द्वादशांश। अच्छा 85 वो कुछ नहीं है, वो उसके जो 8th लॉर्ड होता है D12 का जी सर। वो होता है वो। जैसे नहीं वो आपको इफेक्ट है। 22nd दरेस्कॉन बताया ना मैंने, हाँ हाँ। और 64 नवांश बताया,
करेक्ट सर। ऐसे ही वो भी मेलिफिक प्लेनेट होता है, उसकी दशा अंतरदशा में मैंने कहा ना उसका एर्थ लॉर्ड आपको डिजीज देता है, उससे पता चलता है आपको जब भी किसी पर्सन की लाइफ लॉन्जिविटी मतलब आयु देखनी होती है, उसकी बीमारी देखनी होती है, जेनेटिक बीमारी देखनी होती है, तो D12 के एर्थ लॉर्ड पर हम जाते हैं, जिसको 85th वो दशांश लॉर्ड बोलते हैं। हाँ, वो ऐसी छिद्र ग्रहों में ही आएगा ये भी। बिल्कुल, वो आपका जेनेटिक डिजीज देता है वो। थैंक यू सर। जी जी, विनोद जी। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर आज की क्लास आपने बताया कि लास्ट होगी सर, मेरा रिक्वेस्ट है सर एक आध एग्जांपल और सेंड कर दीजिए सर, वीडियो कोई चाइल्ड टाइमिंग से रिलेटेड। टाइमिंग से रिलेटेड कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्लास तो क्योंकि जो एक्चुअली चीजें मुझे बतानी थी वो मैं बता नहीं, नहीं। कर लेंगे, कोई दिक्कत जी नहीं सर, नहीं सर भेज दीजिए, अगर नहीं कर रहे वो कर रहे हैं तो चैनल पे भेज दीजिए। भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भेज देंगे। जी सर, थैंक यू। और किसी का है क्या कोई क्वेरी? सुबह मेरा है सर। हाँ सर, पूछिए सर, आपका नेम नहीं दिख रहा। मेरे सामने ट्विन का चार्ट है, जी सर। तो इसमें 5 के साथ 7 का कनेक्शन आना चाहिए क्या? हाँ, आ सकता है सर। मेरे सामने है। हाँ, 2 बच्चे हो गए ना, तो पहला आपका 5 से देखेंगे और दूसरा 7 से देखेंगे। यहाँ कैसा है, जो मेरे पास ट्विन का चार्ट है जी सर। उसके मदर का, जी जी। तो लॉर्ड ऑफ 7th इज इन 6th एंड लॉर्ड ऑफ 5th इज इन 6th, अच्छा, दोनों। और मर्क्यूरी है 5th हाउस में। मरकरी है 5th में। हाँ तो मरकरी का कॉम्बिनेशन इसका मतलब लग रहा है यहाँ पे भी। हाँ, मरकरी है 5th हाउस में, जी जी जी। और उसका लॉर्ड है सन, वो 6 में बैठा है, 7th लॉर्ड भी अच्छा, 6 में बैठा है। 5th और 7th लॉर्ड दोनों एक जगह पे कंबाइन है, वो लॉजिकली भी ठीक लगता है, क्योंकि 2 चाइल्ड हो गए तो पहला 5th से और दूसरा 7 से हो गया सर। और एक लड़का एक लड़की है। जी जी जी। पहली लड़की है अच्छा, दूसरा इन लड़का है। सीक्वेंस, दूसरा लड़का है, ट्विन है। जी 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 जी। तो बहुत बढ़िया बता दूसरा दिया सर, शेयर कर देना, हमारे काम आ जाएगा पढ़ाने के आगे। जरूर कर दूंगा। हाँ जी, हाँ जी सर। दूसरा, जिसको भी इंटरेस्ट है, जी पुणे में वर्तक गुरु जी है, जी जी जी। जिसको नासा का अवार्ड मिला है जी सर। बाय सिटिंग इन इंडिया। जी ही ट्रैवल ऑन मार्स, और उसने काफी अच्छा रिसर्च किया है, जी सर। और लेटेस्ट उसका रीबर्थ के ऊपर लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश हुआ है। ए वेरी रिनाउंड डॉक्टर जी सर। जी सर। वर्तक गुरु जी, और उनके काफी अच्छा नाम है, क्या क्या नाम है सर? वर्तक गुरु जी। वर्तक गुरु जी, अच्छा। आप गूगल पे देखो वर्तक गुरु जी नासा अवार्ड विनर, तो आपको सब मिल जाएगा। जी सर। जी सर। और सर आप दशा में काल चक्र दशा छोड़ दिए सर। सर काल चक्र दशा में नहीं कवर करता सर। सर ऐसा है, पाराशरी का ही पार्ट है, पाराशरी नहीं लिखा है नहीं लिखा कि तो है। उन्होंने क्या लिखा है? कि सर मैं थोड़ा सा डिबेट कर लेता, आपसे जानकारी ले लेता कि काल चक्र दशा बोले वंशोत्तरी दशा इज सुप्रीम, काल दशा इज अ गुड, नो अदर। मैं काल चक्र दशा में यू कैन गो टू द पिन पॉइंट विद द ट्रांजिट, यस, उसका ही पार्ट है। तो अगर आप डिवोट करें तो बहुत एक्यूरेट और क्लोज जा पाएंगे। नहीं वो हमने किया हुआ है सर। काल चक्र दशा हमारे यहाँ पे स्पेशली होती है, वहाँ पे जो हमारी इंस्टीट्यूट में से बुक भी 3-4 लिखी हुई है, और वहाँ पे काल चक्र दशा पे एक मिस्टर पाठक की बुक आती है, वो रिसर्च भी हमारे यहाँ करते हैं काल चक्र दशा पे। पर हमारा जो एक्सपीरियंस था वो उतना, अल्टीमेटली हमें विमशोत्री पे आना पड़ा, और इसलिए उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस की नहीं है हमने सर। बाकी आप कह रहे हैं तो किया हुआ है मैंने, ऐसा नहीं है, पर मैं कराता नहीं हूँ उसे। आई एग्री कि वंशोत्तरी इज फाइनल, जी जी जी। मदर ऑफ ऑल दी महादशा। मैं योगिनी देख लिया, सब देख लिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर वो रिजल्ट एक ही आते, कैसे ही घूम लो। मैं हाँ, योगिनी 50 से तो वही आते हैं ऑलवेज। योगिनी तो बिल्कुल ही विमशोत्री का ही पार्ट है एक तरीके से। हाँ, रिजल्ट एक ही आते, कोई फर्क नहीं है। जी जी जी।
और काल चक्र में क्या है एग्जैक्ट अपने को समझ जाता, क्योंकि दो सर, हाउसेस कर रहा ना एक आपने प्लान, कहा है तो मैं उसमें एक बार कोशिश करूंगा, बाकी अभी आई एम नॉट इन टच। तो सबका फायदा हो जाएगा हाँ, ट्रांजिट अभी में। मैंने सर आपको जी, बोला कि इसमें मैंने शक्ति किया हुआ मोहन है, पर सिंह जी की कालचक्र में किताब भी बहुत अच्छी है। है जी। शक्ति मोहन सिंह जी की किताब भी बहुत अच्छी है, कालचक्र दशा। हाँ, थोड़ा बेसिक आइडिया दे दीजिए सर, अगर संभव होएगा तो। वो चलो, इंग्लिश में है और बहुत अच्छी बुक है सर। जी जी जी, ठीक है सर। और किसी का क्वेश्चन है भाई? यस सर। सर मैं भी कंफर्म करती हूँ कि सर एक सेकंड सर, मैं भी ये कंफर्म कर रही हूँ जो सुभाष जी ने कहा है सर, ट्विंस थे किसी के, तो जैसे सिंह लगन है तो 5th लॉर्ड गुरु हो गया और वहीं पे बैठा हुआ है 5th हाउस में, और 7th लॉर्ड शनि उसके साथ बैठा हुआ है 5th हाउस में, और मंगल देख रहा है तो ट्विंस सरवाइव नहीं कर पाए थे। अच्छा, मंगल देख रहा है उसको, तो वह मतलब हाँ जी, 5th और 7th का शत्रु combination हो राशि गया। में। हाँ, ठीक हाँ है। जी, शत्रु राशि से वो देख रहा था उसमें मिथुन में बैठ के। चलो, वो एक वो कॉम्बिनेशन हो गया। चलो, ये ऐसी चीज कंफर्म होती है ट्विंस के बारे में। सर ट्विंस के बारे में एक भ्रांति है कि 2 बच्चों में से एक बच्चा तो अच्छा सरवाइव कर जाता है और अच्छा प्रोग्रेस करता है और एक थोड़ा कमजोर रह जाता है, इसमें कितनी वो सत्यता है? नहीं, वो अलग अलग एक्सपीरियंस है, ऐसा होता है नॉर्मली। नहीं मैडम, मैं बोल देता, इनके ट्विन है, दोनों इंजीनियर है, एक ने लव मैरिज करी, अच्छे लाइफ जी रही है, दूसरा भी इंजीनियर है, अच्छा लाइफ जी रहा है। हाँ, मतलब डिफरेंट है वो। खैर, वो तो एक ही पर्सन के 2 बच्चों में भी ऐसा ही होता है कि एक अच्छी प्रोग्रेस कर लेता है, एक नहीं भी करता। कई बार नहीं सर, दोनों मेरा मतलब उनकी लॉन्जिविटी से था। एक हाँ, अच्छा, लॉन्जिविटी में वो एक्चुअली दोनों वीक होते हैं ना, थोड़ा 2 होते हैं, इसलिए तो कई बार दिक्कत हो जाती है सर्वाइवल की। वीक तो होते ही हैं थोड़े, क्योंकि 2 बच्चे हो रहे हैं एक साथ, तो वो उतने उनको न्यूट्रिशंस मिल नहीं पाते इक्वली, तो इन दैट वे वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा पावरफुल होता है, जैसे आपके किसी भी एनिमल्स के 1 से ज़्यादा होते हैं, उनमें 3-4 नहीं सर्वाइव करते क्योंकि वो वीक होते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली वही लॉजिक लगता है बायोलॉजिकली। हाँ सर, क्योंकि मेरे घर में काफी है। अच्छा, आपके तो वो है, अच्छा,